जनवरी 2025 में सेंसेक्स एक ही दिन में 1400 पॉइंट गिर गया। निफ्टी 23,600 पॉइंट से नीचे चला गया और बहुत सारे लोग चिंतित हो गए कि मार्केट डाउन है, अब पैसा निकाल लेते हैं, सब कुछ बेच देते हैं। इसीलिए ये वीडियो जरूरी है। जब 1-2% से मार्केट करेक्ट होनी शुरू हो जाती है, मतलब डाउन होनी शुरू हो जाती है ना, इन्वेस्टर्स पैनिक करना शुरू कर देते हैं, अपनी एसआईपी रोक देते हैं, अपने स्टॉक बेचना शुरू कर देते हैं, अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी समय एक वेल थॉट थ्रू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपकी मदद कर सकती है। मैंने म्यूचुअल फंड्स पे हाल ही में एक वीडियो बनाया था कि मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है। उस समय पे जब वीडियो बनाया था और अभी के दौरान मार्केट करीब 10-11% डाउन जा चुका है, तो लोगों की फितरत ही बदल गई है। वो वीडियो अब वैलिड ही नहीं रहा है, जैसे कि वो वीडियो भी वैलिड है और ये वाला वीडियो भी वैलिड है। बहुत सारी चीजें कवर करेंगे इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स पिक कैसे करते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी एज और आपकी इनकम के अनुसार आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और ये भी जानेंगे कि मेरे कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिनमें मैं इन्वेस्ट करता हूं और सालों से करता आया। लेकिन उससे पहले 3 इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। नंबर 1, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स का नाम लूंगा, इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड ने या कंपनी ने मुझे पैसे दिए नहीं हैं और मैं इनके साथ इन्वेस्टेड भी नहीं हूं इन द सेंस ऑफ इन्वेस्टर, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। अपना होमवर्क करके आप अपने अनुसार अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि मैं कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं। दूसरा, एंड इसी के चलते बहुत क्रिटिकल, किसी दूसरे के पोर्टफोलियो को कॉपी करना उससे बड़ी बेवकूफी नहीं होती है, क्योंकि हर एक इंसान की फितरत अलग है, उनका रिस्क एपेटाइट अलग है, उनका कैपिटल डिप्लॉयड अलग है, उनका टाइम होराइजन अलग है। तो उसी इंसान को कॉपी कर बैठना और बोलना कि इनका जो रिटर्न है वही मेरा रिटर्न होगा, नहीं समझदारी का खेल है। समझदारी का खेल यह है कि खुद को समझना, खुद के कैपिटल को जान पाना, खुद के रिस्क एपेटाइट को समझ पाना एंड उसी के अनुसार अपनी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाना। विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट। पर्सनल फाइनेंस किसी कारणवश ही पर्सनल कहा जाता है। ये पर्सनल एक डिसीजन है, तो आप अपने पैसे को कैसे संभालते हैं, कैसे कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, ये मैं नहीं सिखा सकता, ना ही मैं बोल सकता हूं। मैं आपको सिर्फ दिशा दिखा सकता हूं। उस दिशा के अनुसार, उस समझ के अनुसार आप अपने डिसीजन लीजिएगा एंड किसी की भी मत सुनिए, सिर्फ अपनी। क्योंकि अल्टीमेटली पैसा ना एक बहुत इमोशनल चीज है। हमें लगता है कि पैसा हमेशा एक्सेल का खेल होता है, नहीं होता है। पैसा हमेशा जज्बात का खेल होता है। जैसे आप पैसे की कदर करते हैं, जैसे आपका बचपन में अनुभव रहा है पैसे के साथ, वो सब कुछ ढालता है कि आप पैसे के साथ कैसे पेश आएंगे। तो इन 3 चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो मैंने लिए हुए हैं, जो 2025 में मैं कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं म्यूचुअल फंड। बहुत समझ के, बहुत सालों से मैं इन म्यूचुअल फंड्स को यूज कर रहा हूं एंड ऑफ कोर्स आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। सबसे पहले मैं स्मॉल कैप में काफी इन्वेस्टेड हूं। ये 1-2 साल की बात नहीं है जहां स्मॉल कैप एकदम पागल पॉइंट जैसे उठ चुका है। आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट ऐसा ही है। मैं थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप वाला इंसान हूं, तो देखा है कैसे छोटे छोटे बिजनेस कितने बड़े हो जाते हैं इन अ 5 to 10 ईयर पीरियड, एंड उसी बेट को मैं पब्लिक मार्केट्स में भी डिप्लॉय करता हूं। सो एक्सिस स्मॉल कैप फंड में मेरा काफी पैसा डिप्लॉयड है एंड आई नो दैट आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर जब तक फंड चलेगा, बट लेट्स से 10-15 इयर्स, मुझे शायद 7 साल हो चुके हैं इस फंड के साथ, एक्सट्रीमली है। अभी तक ऑन एन एवरेज इसने मुझे 32% का रिटर्न दिया है, विच इज क्वाइट इनसेन एंड ऑल्सो अनरीजनेबल। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म दिस विल सेटल एट अबाउट 18 to 20%, जो मेरा कम से कम एक्सपेक्टेशन है मेरी एक्सेल शीट में। दूसरा, HDFC स्मॉल कैप फंड। फिर से रिपीट करूंगा, इन फंड्स ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, मैं इनमें ना कोई इन्वेस्टर हूं। मतलब अगर इन कंपनियों में बहुत अच्छा बिजनेस होता है तो मुझे उससे कुछ मुनाफा नहीं मिलेगा। आई एम जेन्युइनली जस्ट शेयरिंग माय ओन पोर्टफोलियो। अपना होमवर्क करके खुद ही डिसीजन लीजिएगा। तो HDFC स्मॉल कैप फंड, अगेन जहां मैंने काफी पैसा डिप्लॉय किया हुआ है, इसका XIRR करीब 40.6% है, which is again insane। ये मैंने पिछले 3.5-4 साल से डिप्लॉय किया हुआ। आई एम वेरी श्योर कि इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स में इस साल एक
भारी भरकम करेक्शन आके ही रहेगा। एंड अगेन एज आई सेड, मेरा इंटरनल एक्सपेक्टेशन एंड कैलकुलेशन है कि मेरे स्मॉल कैप में अगर मुझे 18 to 20% रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड मतलब 10 से 20 साल मिल जाता है, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। फिर आते हैं फ्लेक्सी कैप में। फ्लेक्सी कैप में मेरा फेवरेट है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। बड़े अच्छे कंसिस्टेंट रिटर्न ओवर ऑफ कोर्स अ रियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पराग पारिक को बहुत सारे लोग जानते हैं जो खासकर म्यूचुअल फंड के अधीन है, एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड देयर परफॉर्मेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर ट्रांसपेरेंसी एंड कमिटमेंट to running mutual funds. इसका XIRR थोड़ा रीजनेबल है, तो I've got about 21.9% XIRR, जो मुझे लगता है काफी अच्छा है। इनफैक्ट फ्लेक्सी कैप में मेरे इंटरनल कैलकुलेशन में 15 से 18% मैंने रखा हुआ था, तो 21% अगर मुझे मिल रहा है दैट्स रियली नाइस। इसके साथ भी मैं करीब 7 साल से रहा हूं एंड होपफुली आगे भी रहूंगा। फिर कुछ पिछले 4 साल के अंदर मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, नंबर 1 ICICI प्रूडेंशियल का स्मॉल कैप फंड लिया है। अगेन क्योंकि पिछले 3-4 साल स्मॉल कैप में इतना पागलपन हुआ है, so the returns are quite unreasonable. अभी मेरा XIRR करीब 46.5% है, which is insane. एंड फिर मैंने निफ्टी 50 का लिया हुआ है, तो नावी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लिया हुआ है। काफी नया फंड है, अभी लॉन्च हुआ था, बट इसका एक्सपेंस रेशियो इतना कम था एंड बिकॉज इट्स एन इंडेक्स फंड सो आई बॉट इनटू इट। फिर आते हैं स्ट्रेटजीज पे। ये स्ट्रेटजीज मैं एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ, जैसे कि मैंने काफी बार अपने वीडियोस में बताया है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं स्टॉक पिकिंग नहीं करता हूं, मैं कोई स्ट्रेटजी खुद इंप्लीमेंट नहीं करता हूं, मैं ना ही ट्रेड करता हूं, ना ही F&O करता हूं। इट्स जस्ट लॉन्ग टर्म डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टिंग। तो स्मॉल केस मैं यूज करता हूं फॉर स्ट्रेटजीज एंड उसमें सिर्फ मोमेंटम स्ट्रेटजी। तो जो भी मोमेंटम स्ट्रेटजी के स्मॉल केसेस हैं उनको मैंने डिप्लॉय किया हुआ है। सबसे पहले कैपिटल माइंड का मोमेंटम स्ट्रेटजी, वो परिवार में भी है, मेरा भी है, इट्स बीन देयर फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड बहुत सारा पैसा उसमें डिप्लॉयड है। एंड इसका XIRR हैज बीन क्वाइट इंप्रेसिव। आई हैव गॉट 28.55% सो फार ever since I've deployed it, I think for the last 6 years. फिर है वीकेंड इन्वेस्टिंग। वीकेंड इन्वेस्टिंग के काफी मोमेंटम स्ट्रेटजीज वाले स्मॉल केस हैं। पहले मैंने NF10 लिया हुआ था, वो बंद हो गया, फिर अब एक नया वाला लिया हुआ है। इसका भी XIRR अराउंड 27-28% आया है। इसको मैंने पिछले 4 साल से लिया हुआ है एंड अगेन वेरी हैप्पी। और एक माँ पापा के लिए मैंने स्मॉल केस लिया था, ग्रोथ एट फेयर प्राइस। उसका XIRR करीब 14.64% है and this has been there for the last 5 years. Individual stocks जैसे मैंने बताया बहुत कम लेता हूं, बट पापा के कहने में, क्योंकि पापा फार्मा इंडस्ट्री में थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फार्मा इंडस्ट्री में बिताई है, तो जब मैनकाइंड फार्मा का IPO लॉन्च हुआ और वो लिस्ट हुई तो पापा ने बोला इसमें जरा मुझे स्टॉक्स खरीदने हैं, तो उनके चलते मैंने स्टॉक्स खरीद लिए थे। मुझे क्या पता था कि पापा इतने रॉकस्टार निकलेंगे। तब से कुछ 130% बढ़ चुका है। इट्स हार्डली अ 2 ईयर गैप, तो थोड़ा इंसेन सा ही ग्रोथ रेट है। एंड पापा के चलते काफी साइजेबल बेट ले लिया था, एटलीस्ट फॉर दैट टाइम, सो वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन उसके अलावा आई डोंट हैव टू मेनी स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं। मैं बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स पढ़ना जानता हूं, बहुत मजा आता है पढ़ के, लेकिन उसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट बेट ले पाना ना, इट्स नॉट वर्थ माई टाइम, सर्टनली नॉट माई एक्सपर्टीज। तो मैं एक्सपर्ट्स पे रिलाई करता हूं एंड हैप्पी टू पे देम एक्सपेंस रेशियो और अ परफॉर्मेंस फी टू मेक दैट हैपन। अब मैं ये म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कैसे करता हूं वो जान। 4 चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करता हूं। एक्चुअली 5 बोलूंगा। सबसे पहला जो सबसे जरूरी चीज है कि मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है। म्यूचुअल फंड्स बहुत अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। आप इंडेक्स फंड्स ले सकते हैं जो रिलेटिवली काफी स्टेबल होते हैं, उसमें भी आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब भारत की जो सबसे बड़ी साइज्ड कंपनीज हैं, उधर वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं होता है, सो थोड़े से स्टेबल रहते हैं। ऑफ कोर्स नॉट कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिक्स्ड रिटर्न एसेट्स, लेकिन इक्विटी में रिलेटिवली सेफेस्ट बेट्स माने जाते हैं। देन यू वुड गो टू मिड कैप जो मिडिल साइज कंपनीज हैं, देन यू वुड गो टू स्मॉल कैप जो सबसे छोटी साइज कंपनीज हैं। एंड जैसे जैसे साइज छोटा होगा वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। एंड ये थोड़ी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर छोटी कंपनी होगी तो थोड़ा सा भी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आएगा, या $US टू INR रेशियो थोड़ा हिल जाएगा, या मार्केट में कोई रिसेशन आएगा, तो दे विल गेट इंपैक्टेड अ लॉट। लेकिन जो सबसे बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, वो रिलायंस, टाटा, वो सब वो थोड़ी संभली सी रहेंगी। एंड दैट्स व्हाई यू वुड सी कि स्मॉल कैप जो है उसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। मिड कैप का उसको थोड़ा सा कम, लार्ज कैप में और भी कम। एंड दैट इज द फर्स्ट कट।
फिर यू वुड गो इनटू सेक्टोरल फंड्स। तो आपको जैसे कि अगर मैं पापा की बात सुनूं तो वो बोलेंगे कि फार्मा या कोई हेल्थ टेक म्यूचुअल फंड खरीद लो। मैं अगर अपनी बात सुनूं तो कोई टेक्नोलॉजी का म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं। कोई आईटी वाला होगा बोला आईटी का ले लेते हैं। कोई बैंकिंग वाला होगा या फाइनेंशियल सर्विसेज का ले लेते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन का होगा तो लॉजिस्टिक्स या इंफ्रास्ट्रक्चर का ले लेते हैं। कोई हाउसिंग का होगा तो रियल एस्टेट का ले लेते हैं। सो यू हैव दीज थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स एंड उनकी अपनी एक परफॉर्मेंस होती है। लेकिन ये भी जानना या समझना जरूरी होता है कि सेक्टर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ऑलवेज एक साथ ही इंपैक्ट होते हैं। इसका मतलब अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को कुछ हो गया या हॉस्पिटैलिटी ले लेते हैं, दैट्स अ गुड एग्जांपल। कोविड के दौरान हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ही पूरा हिल गया क्योंकि लोग होटल्स नहीं जा रहे थे, लोग वहां नहीं रह रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि हमने उस म्यूचुअल फंड में सबसे बढ़िया प्लेयर लिए हुए हैं एंड इस म्यूचुअल फंड में घटिया प्लेयर है, नहीं, सभी की बैंड बज गई। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एज अ होल फेल ऑफ, एविएशन फेल ऑफ, ऑटोमोबाइल फेल ऑफ, एंड दैट मींस कि सेक्टोरल फंड्स भी बहुत ज्यादा रिस्की हो सकते हैं क्योंकि कुछ अगर उस इंडस्ट्री को ही हो जाए तो सारे प्लेयर एक साथ इंपैक्ट हो सकते हैं। Which is why I'm not a big fan of sectoral funds. मेरे को बहुत लार्ज कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप वाले फंड्स अच्छे लगते हैं। उसमें भी अगर इंडेक्स फंड लेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बट दैट्स द फर्स्ट कंसिडरेशन कि आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, आप कहां खेलना चाहते हैं, किस सेक्टर में या किस इंडेक्स में या किस साइज में, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट कंसिडरेशन। उसके बाद आता है स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड कि उसका रिटर्न परफॉर्मेंस क्या है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल मेक दैट मिस्टेक कि वो एक साल का रिटर्न देखते हैं, बोलते हैं यार ये तो रॉकस्टार म्यूचुअल फंड है, एक साल में ही 45% रिटर्न। नहीं ब्रो, कम से कम 5 साल, आइडियली 10 साल का रिटर्न देखिए। मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जहां भी म्यूचुअल फंड्स कंपेयर हो रहे होते हैं वहां 5 साल तक वो अक्सर रुक जाते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड तो 10 साल पुराने हैं भी नहीं, तो उसका डेटा भी नहीं देखेगा। लेकिन जितनी दूर तक आप खींच सकते हैं खींचने की कोशिश करिए। एंड यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू नॉट लुक एट द एब्सोल्यूट रिटर्न क्योंकि उसका कुछ लेना देना नहीं है। यू आर ऑलवेज लुकिंग एट द अल्फा। अल्फा का मतलब कि अगर आप एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करते, फर्ज करिए निफ्टी 50 का कोई इंडेक्स फंड है एंड आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इवेलुएट कर रहे हैं। अब निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में क्या होता है, उसका फंड मैनेजर सर पैर नहीं मारता, दिमाग नहीं, मतलब दिमाग लगाते हैं पर इतना नहीं लगाना पड़ता। क्यों? क्योंकि डिफाइंड है कि क्या खरीदना है, कितना खरीदना है। तो कुछ रिसर्च नहीं करनी है सच, आपको बस ट्रैक करना है उस इंडेक्स को। लेकिन अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बोलते हैं यार स्पेस तो हमारा लार्ज कैप है, लेकिन हम रिलायंस कितना खरीदें, टाटा कितना बेचें, विप्रो कितना खरीदें, इन्फोसिस कितना बेचें। दिस डिसीजन हैज टू बी मेड एवरी सिंगल डे क्योंकि हम हैं तो लार्ज कैप में लेकिन किसी इंडेक्स को थोड़ी फॉलो कर रहे हैं, हम खुद के डिसीजंस ले रहे हैं। नाउ इफ बोथ दीज परफॉर्म एग्जैक्टली द सेम, लेट्स से 12%, तो उस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने क्या ही उखाड़ लिया। बिना दिमाग लगाए हुए इंडेक्स म्यूचुअल फंड में ही आप इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर उस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप में रहते हुए 13% का रिटर्न दिया जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स ने सिर्फ 12% का दिया, तो आपका अल्फा बना 1%, मतलब 1% ज्यादा फ्रॉम द बेसलाइन या समथिंग दैट वाज ऑब्वियस। दैट इज व्हाट यू लुकिंग फॉर। तो हमेशा जब कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न को आप परखने की कोशिश करेंगे, 2 साल का रिटर्न हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, उसको हमेशा एक बेसलाइन इंडेक्स रिटर्न से कंपेयर करिएगा। एंड जो अंतर है दैट इज व्हाट यू आर गोइंग आफ्टर, क्योंकि वो अंतर होना जरूरी है। अगर वो अंतर नहीं है तो फिर तो आप इंडेक्स फंड ही ले लीजिए क्योंकि उसमें सबसे कम रिस्क आप एक तरीके से लेंगे एज कंपेयर टू कोई भी और जो डिसीजन बेस्ड म्यूचुअल फंड। फिर आता है तीसरा कंसिडरेशन, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या AUM, कि ये म्यूचुअल फंड है कितना बड़ा, कितने लोगों ने कितने करोड़ों रुपए इसमें डाले हुए हैं, ईदर थ्रू लमसम या SIP के थ्रू जो हर महीने आता है। अब ज्यादातर लोग बोलेंगे यार जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। नहीं, हाँ, लेकिन कुछ हद तक। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है कि स्मॉल कैप खासकर, क्योंकि छोटी साइज कंपनीज होती हैं, अगर उसका म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए
तो वो पैसे सही से डिप्लॉय कर नहीं पाएंगे, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज तो गिनी चुनी है ना, जितनी भी हैं हजारों में है, लेकिन तब भी हजारों में ही है ना, एंड उनकी औकात या हैसियत जो है वो भी लिमिटेड है। शायद सबसे बड़ी कंपनी 2000 करोड़ की होगी, ज्यादातर कंपनियां 300, 400, 500 करोड़ की होंगी। लेकिन अगर आपका म्यूचुअल फंड 40,000 करोड़ का है एंड हर महीने SIP आ रहा है 4,000 करोड़ का, तो आप कहां डालेंगे वो 4,000 करोड़? अगर आप किसी 400 करोड़ वाली कंपनी में 50 करोड़ भी डाल देते हैं, तो वो तो उस कंपनी का नियरली 10% वैल्यू है ना, तो उससे तो स्टॉक प्राइस हिल जाएगा एंड एक फेक ग्रोथ दिख जाएगी कि यार इस कंपनी के स्टॉक को 50 करोड़ चेस कर रहा है, तो इसकी स्टॉक प्राइस बढ़ा दो। लेकिन कंपनी में कुछ बदला नहीं है, कंपनी उतना ही रेवेन्यू कर रही है, उसी ग्रोथ रेट पे बढ़ रही है, सिर्फ ये है कि 50 करोड़ उसको पीछा कर रहे हैं, एंड दैट इज नॉट द राइट वे। ऑन द अदर हैंड, अगर बहुत छोटा ही म्यूचुअल फंड है, 2000 करोड़ का AUM, तो आप बोलेंगे यार शायद लोगों को इस पे भरोसा ही नहीं है, या ये बहुत नया है, या इसमें कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इतना ज्यादा AUM नहीं बैठ पाया। तो आई लुक फॉर म्यूचुअल फंड जो 2 से 25,000 करोड़ के बीच में होते हैं। 2 मतलब 2000 से 25,000 करोड़ के बीच में होते हैं। बहुत ज्यादा होगा तो तभी लूंगा अगर मैंने हमेशा से उसमें इन्वेस्ट किया है, कम या बहुत छोटा होगा तो फिर मोस्ट लाइकली नहीं करूंगा। बट दैट इज माई थर्ड कंसिडरेशन, AUM। फिर थर्ड एंड फोर्थ कंसिडरेशन जो है वो है एक्सपेंस को लेके, कि इस म्यूचुअल फंड को लेके खर्चा कितना बैठेगा। सबसे पहला एक्सपेंस होता है द टोटल एक्सपेंस रेशियो, TER। ये हर म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है एंड ये बोलता है कि जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसका कितना % म्यूचुअल फंड रख लेगा अपने खर्चे पानी के। जो मैनेजमेंट टीम चाहिए, ऑफिसेस चलाने हैं, सेल्स टीम है, जो भी सब है, उसमें जितना भी खर्चा लगेगा वो हमारा TER होगा। दिस रेंजेस फ्रॉम एज लो एज 0.2% टू एज हाई एज मे बी 2%। एवरेज होगा 1% मान लीजिए। मतलब अगर आप 100 रुपए की SIP कर रहे हैं तो 99 रुपए आपके इन्वेस्ट होंगे, 1 रुपए जो है वो म्यूचुअल फंड रख लेगा। लेकिन ये हर बार होगा जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमें लगता है 1% तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इफ यू एक्चुअली डू द मैथ यू विल रियलाइज कि 1% से भी बहुत सारा पैसा कोई एक म्यूचुअल फंड कमा सकता है आपसे। सो यू वुड वांट टू मिनिमाइज इट, एंड अ ग्रेट वे ऑफ मिनिमाइजिंग दैट इज कि आप इंडेक्स फंड ले लीजिए। इंडेक्स फंड सस्ते क्यों होते हैं? अगेन जैसे मैंने बताया, इंडेक्स फंड्स को इतना रिसर्च नहीं करना पड़ता, इतना खुद का दिमाग नहीं लगाना पड़ता, डिसीजंस नहीं लेने पड़ते। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ इंडेक्स ट्रैक करना है, तो वो लोग कम डिप्लॉय करेंगे। वो म्यूचुअल फंड जो है वो किसी और के सपोर्ट पे चल रहा है, क्योंकि इंडेक्स ऑलरेडी डिफाइंड है, एंड दैट्स व्हाई दे टेंड टू बी चीपर। तो चाहे आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ले लें इंडेक्स वाला, या मिड कैप इंडेक्स फंड ले लें, या स्मॉल कैप इंडेक्स फंड ले लें, you will tend to have them cheaper, and that is what my recommendation will be, especially if you are starting out. So TER is an important consideration. दूसरा होता है, which is the fourth consideration, actually the fifth consideration, sorry, is your exit load. Exit load का मतलब जब आप इस म्यूचुअल फंड को बेचेंगे तो क्या आपको म्यूचुअल फंड को कुछ देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड जब भी आप बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स तो देना पड़ेगा अगर आपका कोई प्रॉफिट हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो नहीं देना होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि म्यूचुअल फंड को चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, एक एग्जिट लोड देना पड़े। बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जो बोलते हैं 1 साल के अंदर अंदर अगर आप बेचेंगे तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इट कुड बी से 1%। तो आपने इन्वेस्ट करते हुए 1% दे दिया अगर उनका TER या एक्सपेंस रेशियो 1% है, और फिर बेचते हुए जो भी उसकी वैल्यू थी उस समय पे उसका भी 1% वो ले गए, क्योंकि एग्जिट लोड भी 1% था। कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, आप अगर 7 दिन के बाद भी बेच देंगे तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो बोलते हैं नहीं, 2 साल तक अगर आप बेच देंगे तो एग्जिट लोड है। सो यू हैव टू टेक दैट इनटू कंसीडरेशन एज वेल। तो ये 5 चीजें मैं अपने लिए रखता हूं। एक तो कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है या कौन सी कैटेगरी में है, फिर द यूजुअल कि रिटर्न क्या है, AUM क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, एंड ऑफ कोर्स एग्जिट लोड क्या है। इन सारी चीजों को इकट्ठा करके आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी म्यूचुअल फंड्स को लेके या स्टॉक मार्केट को लेके क्या हो सकती है, एंड इसके लिए एक एज और इनकम स्प्लिट बनाएंगे। तो फर्ज करिए 3 एज बैंड्स, आप अपने 20s में हैं, 30s में हैं, 40s या अबव में हैं। एंड दूसरा कि आपकी सालाना तनख्वाह क्या है। आप या तो 3 लाख से कम कमाते हैं, 3 से 9 लाख रुपए कमाते हैं,
9 लाख से ज्यादा कमाते हैं। अब ये ऑफ कोर्स सबके लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई 90 लाख रुपए कमा रहा है तो वो 9 लाख वाली स्ट्रेटेजी यूज नहीं करेगा। अगर कोई 60 साल का है तो वो 40 वाली स्ट्रेटेजी यूज नहीं करेगा। तो थोड़ा सा अपना दिमाग ऑफ कोर्स लगा ही लीजिएगा, लेकिन मोटा मोटा दिस विल अप्लाई टू मोस्ट पीपल। तो अब देखिए ये 9 खाने, अब इन 9 खानों को हम कैसे भरते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले 20s पे फोकस करें। अगर आपकी तनख्वाह 20s में 3 लाख रुपए से कम है अभी सालाना, तो आपको करीब 25% जो है अपना इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड रिटर्न एसेट्स में डालना चाहिए। वो क्या हो सकते हैं? वो फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकते हैं, वो डेट के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकते हैं, वो डिजिटल गोल्ड भी हो सकता है। थोड़े से स्टेबल एसेट्स, ईपीएफ अगर आपका चल रहा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो भी हो सकता है। पीपीएफ अगर आप करना चाहें वो भी हो सकता है, एनपीएस हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो आपको एक प्रिडिक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न दे इवन ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फिर बाकी का 75% आप स्टॉक मार्केट में डालिए, एंड उसमें मेरी राय रहेगी 65% उसका निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में डालिएगा और 35% मिड कैप म्यूचुअल फंड में डालिएगा। स्मॉल कैप आप प्लीज इस इनकम में टेस्ट मत करिए, बहुत कम इनकम है, बहुत कम इनकम है, सैलरी है, तो इसमें इतना ज्यादा रिस्क लेना समझदारी नहीं होगी, इज माय सजेशन। अगर फिर आप 3 से 9 लाख रुपए कमा रहे हैं, मतलब थोड़ी सी सैलरी बेहतर हो चुकी है, अगेन 25% आप फिक्स्ड एसेट में डाल रहे हैं, 75% आप स्टॉक मार्केट में डालेंगे। लेकिन अब इस स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट बहुत अलग शेप की होगी। मेरी राय रहेगी कि 30% आप निफ्टी 50 या लार्ज कैप में डालिए, 40% मिड कैप में डालिए और बाकी के 30% आप स्मॉल कैप में डालिए। आपकी उम्र कम है तो आप रिस्क ले सकते हैं, अगर खुदा ना खास्ता मार्केट डाउन हो जाएगी, आपके पास वक्त है रिकवर करने का। एंड सैलरी 3 से 9 लाख रुपए की बिल्कुल भी बुरी नहीं है, तो यू कैन एक्चुअली डिप्लॉय सम मोर मनी इन स्मॉल कैप और लार्ज कैप से कम कर सकते हैं। अगर 9 लाख रुपए से ज्यादा है आपकी तनख्वाह, तो फिर 20% अपना इन्वेस्टेड अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट्स या फिक्स रिटर्न एसेट्स में डालिए और 80% स्टॉक मार्केट में डालिए। क्यों? क्योंकि सैलरी अच्छी है, आप ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, एंड ये मिक्स भी अब थोड़ा चेंज हो जाएगा। 25% लार्ज कैप, 40% मिड कैप, करीब 35% स्मॉल कैप, तो थोड़ा सा और रिस्क लिया जा सकता है। अब आते हैं आपके 30s में। 30s में जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, शायद परिवार बन चुका है, माँ बाप बुजुर्ग हो रहे हैं, तो उसके चलते भी आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। आपको अब थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा, थोड़े से रिस्क को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप 3 लाख रुपए से कम कमाते हैं, 30% इन्वेस्टमेंट आपका फिक्स्ड रिटर्न में जाना चाहिए। एफडी हो सकती है, डेट म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, डिजिटल गोल्ड। 70% आपका स्टॉक मार्केट में जा सकता है, लेकिन उस 70% में से 70 या 80% लार्ज कैप में जाना चाहिए और सिर्फ 20 या 30% मिड कैप में। क्यों? क्योंकि इस उम्र में आपकी सैलरी अभी कम है, जिम्मेदारियां सारी बढ़ रही हैं, तो आप उतना रिस्क नहीं ले सकते जितना आप अपने 20s में ले सकते हैं। अगर 3 से 9 लाख रुपए की सालाना सैलरी है तो थोड़ा सा चेहरा बदलता है। 25% फिक्स्ड रिटर्न, 75% स्टॉक मार्केट, और उस 75% में से 60% हम अभी भी लार्ज कैप में रखेंगे, 30% मिड कैप में रखेंगे और 10%, सिर्फ 10% ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अगर 9 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी है तो अभी भी 25% फिक्स्ड, 75% स्टॉक मार्केट, और उस 75% का थोड़ा सा रुख बदलेंगे। 50% अब लार्ज कैप, 35% मिड कैप और 15% स्मॉल कैप हो सकता है। अब आते हैं 40s एंड बियॉन्ड। जिम्मेदारियां पीक पर है, बहुत सारे खर्चे भी हैं, आपकी रिटायरमेंट भी कुछ ही सालों में, कुछ सालों में नहीं बट कुछ ही डेकेड्स में आने वाली है, उसकी भी प्लानिंग करनी है। अगर इस समय पे आपकी तनख्वाह अभी भी 3 लाख रुपए से कम है तो 50% आपका इन्वेस्टेड अमाउंट फिक्स्ड रिटर्न में जाना चाहिए और बाकी का 50% आप स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं, और उस 50% में से नियरली 100% लार्ज कैप में ही जाना चाहिए। मैं बोलूंगा मैक्सिमम आप 80% तक उसको कम करिए और 20% मिड कैप कर लीजिए, लेकिन 80 to 100% आपका इन्वेस्टेड अमाउंट स्टॉक मार्केट की तरफ जो है वो लार्ज कैप में होना चाहिए। रिस्क नहीं ले सकते, नहीं झेल सकते। 3 से 9 लाख रुपए की अगर सालाना सैलरी है तो 40% मेरी राय रहेगी आप अपने फिक्स्ड रिटर्न में डालिए, तो जो भी डेट म्यूचुअल फंड हो गया, एफडी हो गई, ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, डिजिटल गोल्ड, एंड 60% स्टॉक मार्केट, और इस 60% में से 75% अभी भी लार्ज कैप रहेगा, 25% मिड कैप, स्मॉल कैप अभी भी नहीं आ रहा है। आपकी उम्र के हिसाब से आपको रिस्क लेने के लिए अभी तैयार नहीं। एंड अगर आपकी सैलरी 9 लाख रुपए से ज्यादा है, शायद 18 हो सकती है, 27 हो सकती है, तो उसको अब आप
अपने हिसाब से ही डिसाइड करिएगा। 30% आप अभी भी फिक्स रिटर्न में डालेंगे, 70% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, और उस 70% का भी मेरी राय रहेगी कि 70% आप लार्ज कैप में डालें, 30% मिड कैप में, और अभी भी कोई स्मॉल कैप ना लें। एवरेज इन्वेस्ट कितना करना चाहिए? 50-30 रूल के बारे में सुना होगा। 50% जो आपके महीने की इन हैंड सैलरी है वो आपकी जरूरतों की तरफ जाना चाहिए। तो जो आपके EMI हो गए, आपके खाने का खर्चा हो गया, आपका रेंट हो गया, आपके बिजली पानी का, आपके कपड़े, वो सारी जरूरत की चीजें। 30% आपकी इच्छाओं की तरफ, तो आप वो फोन लेना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं, गाड़ी की तरफ डालना चाहते हैं, टीवी खरीदना चाहते हैं, कुछ भी और 20% कम से कम हर महीने आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो आप हर महीने इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इनकम प्रेडिक्टेबल नहीं होगी, लेकिन जब भी आपको कोई भी इनकम मिले तो उसका 20% साइड पे रखकर उसको इन्वेस्ट करिए और बाकी के 80% से अपना खर्चा निकालिए। फिर से बोलना चाहूंगा, प्लीज किसी भी इंसान का पोर्टफोलियो कॉपी मत करिए। हर एक इंसान का रिस्क प्रोफाइल अलग है, उनके पैसे अलग हैं, उनका एक्सपीरियंस अलग है, उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, वो आपके साथ मेल नहीं खाते हैं। तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी करेंगे, अपने साथ ज्यादती करेंगे अगर आप किसी और के पैसे से, किसी और के तजुर्बे से, किसी और के पोर्टफोलियो से अपने पर्सनल फाइनेंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड में घुसने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए मेरी राय हमेशा रहेगी SIPs, क्योंकि वो सारे उतार चढ़ाव को ना संभाल लेते हैं। चाहे मार्केट ऊपर हो, नीचे हो, हर महीने की उस तारीख को पैसे कट जाएंगे। वो एक लोन के EMI की तरह है कि आप ये तो नहीं बोलते यार इस महीने ना मजा नहीं आ रहा, इस महीने पैसे नहीं है, इस महीने अगले महीने ले लेना ना, वो लोन की EMI तो कट के ही रहती है। वैसे ही अपनी SIPs को भी ट्रीट करिए। वो SIP आपकी जाके ही रहेगी। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें अपना खर्चा पानी निकालिए, अपनी जिंदगी जिए, लेकिन वो एक कमिटमेंट अपने फ्यूचर सेल्फ की तरफ हमेशा करिएगा। आशा करता हूं कि ये साल आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए, आपके पर्सनल फाइनेंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया साल रहे। इसी आशा के साथ अंकुर वारिकू साइनिंग।